नमस्कार। इससे पहले कि मैं आप सबसे अपनी बात कहूँ, मैं ये साफ कर देना चाहूँगा कि मैं अपनी बात से किसी धर्म, जाति, व्यवस्था, राजनीतिक दल, व्यक्ति विशेष, ब्रांड, राज्य या फिर किसी वर्ग का समर्थन नहीं कर रहा। ना ही मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी को उत्तेजित करने का है। मैं जो कहूँगा वो मेरे खुद के विचार होंगे और किसी से प्रेरित ना होकर मेरे हिसाब से देश के हित में होंगे। मेरी बातों में किसी व्यक्ति विशेष के नाम या तर्क के आने का मतलब उसे समर्थन करने से ना निकाला जाए। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं संसार की किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, करता हूँ तो उनकी कुछ अच्छी नीतियों और फैसलों का, जो कहीं ना कहीं मानवता और शांति के लिए होते हैं। आज पूरे देश के भीतर अनेक लोग प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। संभव है इस आलोचक भीड़ में उन सारे विपक्षीय दलों के अलावा कुछ लोग वो भी हों जिन्हें इस फैसले से अपने रोजमर्रा के जीवन में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पर भारत में रह रहे हर एक नागरिक को समझना होगा कि आज तक भ्रष्टाचार, काले धन और नकली नोट ना सिर्फ आपकी मेरी परेशानियों का सबब बने रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारी पिछड़ी अर्थव्यवस्था का अहम कारण भी रहे हैं। आज़ाद भारत के 69 सालों के इतिहास में आज तक राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर राजनीतिक दल ने इन परेशानियों से या कहिए इस नासूर से मुक्त कराने को चुनावों के वक्त कई मन लुभावने वादे किए, परंतु सत्ता में काबिज होते ही उन वादों को अपनी राजनीतिक कुर्सियों की गद्दी में भर उन कोमल रेशमी गद्दियों का मजा लूटने में जुटे रहे हैं। 69 सालों के करेंगे करेंगे के शोर के बाद अब जब किसी ने हिम्मत जुटा कुछ करने का जज्बा दिखाया तो अब दर्द होने लगा है और शोर मचाने लगे हैं कि किया क्यों। शायद ये भारत के 69 सालों की असाक्षरता का परिणाम ही है कि हम आने वाले कल की परिभाषा को नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमें समझना होगा कि अगर ऐसे ही शोर मचाकर हम कुछ देश हित फैसलों का विरोध करते रहे तो 100 से 1000 साल भी बीत जाएं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। हाँ, भ्रष्टाचार, काले धन और नकली नोटों का ये फोड़ा एक दिन लाइलाज जानलेवा कैंसर जरूर बन जाएगा। मेरा मानना है और मैं जानता हूं कि आज मेरी इस बात को सुन रहे और पढ़ रहे सभी लोग मुझसे सहमत होंगे कि एक अच्छे राष्ट्र और उसके शासन के लिए न सिर्फ एक अच्छे, स्वच्छ, दूरदर्शी, प्रगतिशील और कार्य संगत सरकार की जरूरत होती है, अपितु एक अच्छे आलोचक के रूप में एक सफल विपक्ष की भी जरूरत होती है। ऐसे में विपक्ष को ये समझना जरूरी हो जाता है कि उसका आलोचक के रूप में काम शोर मचाना, धरने देना, किसी के नाम की बार बार माला जपना या फिर कामों में बाधा डालना नहीं, बल्कि सही मायने में राष्ट्र हित में लिए गए फैसलों का विश्लेषण कर उसमें रह गई त्रुटियों को ठीक कराना और फिर उसे अमल में लाने के लिए सबके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना होता है। ऐसे में अगर मौलिकी रूप से प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए गांधी, आजाद, सिंह और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाए पाठ के मूल सिद्धांतों से हम सीखें कि वे अलग विचारधारा रखते हुए भी अगर आज के विपक्ष की तरह रहे होते तो आज ये भारत, ये स्वतंत्र भारत अंग्रेजों के अधीन रहकर गॉड सेव द क्वीन ही गा रहा होता। सराहनीय और प्रशंसनीय होगा कि सब मिलकर काम करें। कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, आम आदमी को भी तो 2 मौके दिए, समाजवादी और बहुजनवादियों ने भी बारी बारी से मौके लिए, और इसी तरह देशव्यापी और राज्यव्यापी तौर पर अलबत्ता लगभग हर राजनीतिक दल ने कभी ना कभी मौके लिए हैं। हम सभी को समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 से पूर्व जारी 500 और 1000 रुपए के नोटों को
अवैध घोषित करने का फैसला एक कमान से निकले तीर जैसा है, जिसकी वापसी का इंतजार करना अपने से बेईमानी करने जैसा होगा। ऐसे में समझदारी की बात होगी कि इस फैसले का मिलकर स्वागत करते हुए इसका खंडन करने की बजाय इसे बारीकी से समझें तथा और लोगों को समझाने में मदद करें। साथ ही अगर इस फैसले को आप अपने वर्तमान स्वार्थ से ना जोड़ते हुए देश के प्रति तथा अपने खुद के भविष्य से जोड़कर देखें और फिर अगर इसमें कोई त्रुटि नजर आए तो अपने सुझाव सरकार तक जरूर पहुंचाएं। इसके साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अज्ञानियों की तरह ना तो हाहाकार मचाएं और ना ही किन्हीं अफवाहों को फैलाएं या मानें। ये सभी को समझना होगा कि अगर हमारी आंख में चोर नहीं तो हमें किसी बात का डर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बनाए बिना जीवन को अपने व सबके लिए सामान्य व सुचारू बनाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री मोदी के 8 नवंबर 2016 की घोषणा के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। और पता है, मचाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके मेरे द्वारा कभी ना कभी चुने हुए वो अनपढ़ गंवार नेता हैं जो सिर्फ देश का हित अपने स्वार्थ के लिए रोकना चाहते हैं। बता दूं कि अनपढ़ गंवार से मेरा तात्पर्य तकनीकी तौर पर अनपढ़ गंवार लोगों से ही नहीं अपितु पढ़े लिखे गंवारों से मुख्यतः तौर पर है। और ऐसे में इनका साथ काफी हद तक आप हम जैसे लोग भी देने में लगे हुए हैं, जो आज भी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर जीवन का मजा हल्ला मचाने में ही पाते हैं। आज मुख्य तौर पर परेशान हो रहे या फिर हल्ला मचा रहे लोगों के चेहरे पर 3 तरह की परेशानियों के भाव देखने को मिल रहे हैं। पहला, उन सभी नेता और राजनेताओं के चेहरे पर जो अपने आओ भाव छुपा अपने डर को जनता की परेशानी बता हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि जो काम वो नहीं कर सके वो किसी और ने कैसे कर दिया। दूसरा, समस्त देश के उन लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं जिन्होंने काला धन इकट्ठा तो कर लिया पर आज उसे पचाने के लिए हाजमोला नहीं मिल रही और अब ऐसे में सोचने में लगे हुए हैं कि ज्यादा खाकर पाचन बिगाड़ने की बजाय उसे निपटाया कहाँ जाए। और तीसरे तौर पर उन लोगों के चेहरों पर भी परेशानी के भाव देखने को मिल सकते हैं जिनके जीवन में एकाएक नकदी और खुले पैसों के अभाव की मार पड़ी है और इसी वजह से बाजारों में व्यापार ना होते हुए भी भीड़ बढ़ी है। बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं, पेट्रोल पंप पर बेकार लोगों की भीड़ लगी है, रेलवे की टिकटों की बिक्री फालतू में बढ़ गई है और तो और जमाखोरों ने अफवाह फैलाकर एक बार फिर से चांदी कमाई है। इनके अलावा एक वर्ग और भी है जिनका नकली नोटों का साम्राज्य सेकंडों में रेत के किले की तरह ढह गया है, पर ऐसे लोगों का यहां जिक्र करना आपका मेरा समय बर्बाद करने जैसा होगा। कितनी अजीब बात लगती है कि जब कोई कदम उठाए तो उस बढ़ते कदम को रोकने के लिए हम अपनी जी जान लगा देते हैं। और कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद भी आई हैं। विमुद्रीकरण बता दूं, जिसे आप अंग्रेजी में डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। लोग पूछने लगे हैं कि स्विस बैंकों में जमा काले धन का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनावों तक इंतजार क्यों नहीं किया? कुछ पुराने इंटरव्यू उठाकर इस सराहनीय कदम के दूरगामी परिणाम न देख सिर्फ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देने में लगे हुए हैं। और तो और कुछ मोदी से उस चुनावी वादे के बारे में भी पूछने में लगे हैं जिसमें देश से बाहर थे काले धन की वापसी पर सभी के खातों में 15-15 लाख जमा कराने की घोषणा की गई थी। मेरे विचार में सबसे पहले अगर आप आज भी उन 15 लाख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि ना सिर्फ आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं पर यह साबित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे कि आपने अपनी वोट नोट की चोट पर बेची थी। ऐसे लोगों को मेरी एक सलाह है और फिर उनसे एक विनती है। सलाह ये कि वे इतनी ताकत किसी दूसरे के काम की निंदा करने में लगाए बिना अगर अपने काम में झोंकें तो वे खुद की प्रगति के साथ साथ देश में खुशहाली रोपने वाले माली बन सकते हैं। और विनती ये कि भैया अपनी आंख कान के साथ दिमाग भी खोलें और समझें
कि हम में से कोई भी वामन रूपी विष्णु नहीं जो एक ही पग में सब कुछ नाप जाए। किसी भी रास्ते को पग पग चलकर ही पूरा किया जा सकता है, वरना आप अपने आप को खजूर के पेड़ पर लटके किसी आधी पकी बेस्वाद खिचड़ी को खाते हुए ही पाएंगे। मोटे तौर पर प्रधानमंत्री को इस समय 8 नवंबर 2016 के दिन साझा किए फैसले को लेकर गालियां दी जा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गाली मोदी, किसी राजनीतिक पार्टी या फिर उसके प्रमुख को नहीं, बल्कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं? शायद अगर ये बात ऐसे समझ ना आए, इसे और बारीकी से समझाता हूं दूसरे शब्दों में। कल्पना कीजिए कि आपके परिवार के मुखिया ने परिवार के हित में कोई कठोर कदम उठाया है जो अस्थायी रूप से कहिए या फिर थोड़े समय के लिए आपको कष्ट देगा। उस निर्णय से दुखी होकर आप अपने ही परिवार के मुखिया, जो कि आपके दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, उन्हें आप सरेआम बाजारों में गाली दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां भरकर वीडियो अपलोड करने में लग रहे हैं। पर इससे मेरे दिमाग में एक बात आती है, क्या आप ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को शायद इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आप अपनी गाली देने की कला में पीएचडी दिखाना चाहते हैं? बात वापस मोदी के फैसले पर लाई जाए तो उस फैसले से बौखलाए क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप खुद औरों के लिए परेशानी का सबब बनकर सड़कों पर नंगा नाच करने में लगे हुए हैं आज की डेट में? जानते हैं कि हम भारतीय एक बात के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और वो है अपने जुगाड़ लगाने की आदत, और तो और किसी प्रणाली से बच निकलने के रास्ते या फिर उस पूरी प्रणाली का ही तोड़ निकालने के लिए। कुछ ऐसा ही दिमाग लोगों ने रेलवे के टिकट 500 और 1000 के नोट खरीदने में और फिर उन्हें कैंसिल कराने में लगाया हुआ है, जिससे रिफंड के रूप में मिले पैसे से न केवल उन्हें खुले पैसे मिले, पर वह उन छुट्टे रुपयों से अपना काला धन अपने पास ही रख सकें। जाकर देखिए रेलवे के बुकिंग काउंटर्स पर, जहां एकदम से टिकट बुक कराने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो क्या कभी ये सोचा कि इस तोड़ के जरिए आप अपना कितना काला धन सफेद में बदल लेंगे? आपके इस कदम की वजह से आप और मैं जैसा ही आम आदमी फिर से पिस रहा है, जिसे असल में यात्रा करनी होगी उसे टिकट नहीं मिलेगा, और बाद में अगर टिकट मिला तो ऊंचे दामों पर मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर निकल के देखिए, भीड़ को देख ऐसा लगता है मानो फ्री में पेट्रोल डीजल मिल रहा हो। पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों की भीड़ को रोड जाम करने से भी गुरेज नहीं है। और तो और कमाल की बात तो ये है कि लोग ऐसी गाड़ियां लेकर भी पेट्रोल डीजल की टंकियां फुल कराने आ गए हैं, जिन्होंने शायद उन गाड़ियों को महीने या फिर सालों से चलाया भी नहीं है। अक्सर ऐसे लोग कल तक एक नोट भी जेब से निकालते हुए इधर उधर देखते थे, डरते थे, और आज 500 और 1000 की गड्डियां हवा में लहरा रहे हैं। अगर आप डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत की थोड़ी भी समझ रखते हैं, तो क्या आपने सोचा कि आपका ये पागलपन कल को तोहफे के रूप में आप ही को महंगाई देने वाला है? अगर ऐसे में जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो भी आप उसे सब्सिडी की उम्मीद करेंगे, और नहीं मिलेगी तो हाय हाय करेंगे। सरकार ने हॉस्पिटल और केमिस्ट की दुकानों पर 500 और 1000 की नोटों का चलन थोड़े दिन जारी क्या रखा, आप सब वहां भी पहुंच गए। अरे ऐसे में जिसे असल में इलाज और दवाइयों की जरूरत है वो जाएगा कहां? अब बात आती है सरकारी सुपरमार्केट्स, जिनकी शक्ल शायद आपने किताबों अखबारों में ही देखी होगी, गए तो कभी नहीं होंगे। आज आप सारे वहां भी पहुंच गए हैं। जमाने बीत गए थे उन्हें देखे हुए, लेकिन आज डेरा लगाए हुए हैं। ये सोचा कि असल जरूरतमंद इंसान जाएगा कहां? एटीएम की मशीनों पर जाके देखिए, रात दिन ऐसे डेरे लगाए बैठे हैं, बाहर बोरिया बिस्तर डाले, जैसे आज नहीं तो कभी नहीं। अरे भैया, सरकार ने तत्काल रूप से कुछ सुविधाएं दी हैं, तो उनका इस्तेमाल दूसरों की असुविधा के लिए ना करो, वरना आप, सही बताऊं तो मेरे एक दोस्त के विचार को बल देंगे, जो कहता है कि देश 70 सालों में अनपढ़ रहा है
और आगे आने वाले समय भी अनपढ़ रहेगा। अब कुछ बात करी जाए उन लोगों के लिए जो अपनी आज तक की काली कमाई को छुपाते नहीं बन रहे हैं और ना ही ये बात बचा पा रहे हैं कि साल 2016 के अंत तक उनकी वो काली कमाई सिर्फ कागज के टुकड़ों में बदलकर रह जाएगी। इसी हताशा में आप जैसे लोग 500 और 1000 के नोटों को फाड़कर, फेंककर, बहाकर या फिर जलाकर नष्ट करने में लगे हुए हैं। कभी सोचा कि आप इस कदम से अपने आने वाली पीढ़ियों को और अपने आप को कहां धकेल रहे हैं? हमारी जेबों में पड़ा पैसा, खर्च किए जाने वाला एक एक रुपया, तिजोरियों में पड़ा हर एक रुपया सरकारी मुद्रा होता है, जिसे सरकार किसी पेड़ पर नहीं उगाती और ना ही जब मन किया प्रेस में छाप सकती है। आप जिस मुद्रा को तबाह कर रहे हैं, उसके जरिए ना केवल आप इस देश को तबाह कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं। और इस तबाही का भुगतान मुझे और आपको अपनी जेबों पर कैंची चलाकर, टैक्स देकर पूरा करना पड़ेगा। इससे एक बड़ा सवाल यह होता है कि मैं या कोई और ईमानदार इंसान आपकी करतूतों की मार क्यों भुगते? आप जानते हैं कि अगर ये काला धन आपने बैंकों में जमा कराया तो ना केवल आप 200% पेनल्टी भरेंगे और जेल जाएंगे, पर अपने बचे हुए ईमानदारी से कमाए हुए पैसों को कानूनी शिकंजे से निकलने में ही बहा देंगे। मेंटल हरासमेंट होगी वो अलग। तो बात ऐसे में ये उठती है कि किया क्या जाए। मैं अब भी सभी के हित को सोचते हुए कुछ सुझाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे, मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात को सुने, ध्यान से सुने, और अगर समझ आए तो इस व्यवस्था को तत्काल रूप से लागू करें। तो अब जब हम सब ये समझ ही चुके हैं कि देश के अंदर, अभी मैं अंदर की बात कर रहा हूं, देश के अंदर पड़ा काला धन असल में दिसंबर 2016 के बाद काली मिट्टी बन ही जाएगा, तो क्यों ना उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाए? क्यों उन रुपयों को नष्ट किया जाए? क्यों ना एक ऐसा खाता खोला जाए जिसमें कोई भी अपना काला धन बजाय किसी सरकारी झमेले में पड़े हुए, बजाय किसी इनकम टैक्स के छापे पड़े हुए, वो अपना सारा काला धन उस खाते में डाल दे और उस खाते में डालने वाले का ना ही कोई ब्यौरा लिया जाए, ना ही कोई रिकॉर्ड रखा जाए। और फिर उस खाते में जमा हुए धन से हम शुरुआती तौर पर अपने देश की सीमाओं को मजबूत करने में लगाएं। अपनी सेना के लिए जरूरी यंत्र, बुलेट प्रूफ जैकेटें और हथियार तथा गोला बारूद खरीदने में लगाएं। इसके साथ ही उस धन का उपयोग हम स्वच्छ भारत टैक्स और एजुकेशन टैक्स पूरा करने में लगाकर वापस जनता को टैक्स से कुछ राहत दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1% टैक्स होता है दोनों का मिलाकर। निर्भर करता है कि कितने काला धन जमाखोरों के दिमाग में ये बात बैठती है। अगर ये व्यवस्था सफल होती है तो बचे हुए रुपयों से हम राष्ट्र निर्माण और उन्नति में लगाकर और भी टैक्स से राहत ले सकते हैं। मेरा काम था आप सभी को मेरे सुझावों से अवगत कराना, पर यह अब आपको तय करना है कि आप आने वाले समय में अब भी इस देश की उन्नति में हाथ बटाते हुए टैक्स कम कराना चाहेंगे या फिर बढ़वाना। फैसला जो भी हो, पर एक बात तो समझ ही लें कि जब सिकंदर जैसा भी खाली हाथ ऊपर गया तो आप कितना ले जा पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अगर आपको ये सुझाव समझ आए और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते फीस में अपने हाथ की बनी एक चाय पिलाने का वादा करें। जय हिंद, जय भारत।